गर्मी में मायके वर्सेस ससुराल की नींद। दोपहर के 2 बज रहे थे। कमरे में एसी चल रहा था। अशोक जी और शारदा देवी और उनके बच्चे ध्रुव और काव्या बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी प्राची वहां आती है। महारानी का काम खत्म हो गया हो तो जरा ऊपर छत पर जा। सुबह जो कपड़े धोए थे वो सूख गए होंगे, जा जाकर उतार ला। मम्मी, बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है, मैं शाम को ले आऊंगी कपड़े। शाम को नहीं लाएगी, अभी उठा कर लाएगी। अब जा जल्दी से ऊपर और सारे कपड़े लेकर आ। जी मम्मी, मैं अभी लाती हूँ। प्राची धूप में छत पर जाती है और छत से कपड़े उतार कर लाती है। गर्मी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो उस रूम में बैठ जाती है जिसमें सब लोग बैठे हुए थे। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस एसी वाले कमरे में बैठने की? उठ यहाँ से। पापा बस 2 मिनट, बाहर बहुत गर्मी थी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस थोड़ी सी ठंडी हवा खाकर मैं चली जाऊंगी। पापा इसे भगाओ यहाँ से, इसकी औकात नहीं है यहाँ बैठने की। तूने सुना नहीं क्या? जा अपने उस कबाड़ वाले कमरे में जा, यहाँ हमारे साथ बैठने की तेरी औकात नहीं है। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। चल निकल यहाँ से, ज्यादा ड्रामा मत कर। प्राची रोते हुए वहां से चली जाती है और एक छोटे से कमरे में आती है जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहां कोई पंखा या कूलर नहीं था और वहां बहुत सारे मच्छर थे। प्राची वहां जाकर लेट जाती है। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। प्राची रोते रोते सो जाती है। तभी शारदा देवी वहां आती हैं। वारी महारानी, यहाँ तुझे आराम करने के लिए किसने बोला? उठ जल्दी। मम्मी मैं बहुत थक गई थी, सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे बस 10 मिनट आराम करने दीजिए ना। आराम का शौक है तो इस घर से दफा हो जा। जब तक हमारे टुकड़ों पर पल रही है तब तक तुझे बैल की तरह काम करना पड़ेगा। चल उठ। हाँ मम्मी, मैं जा रही हूँ। प्राची रोते हुए बाहर जाती है और झाड़ू पोछा करने लगती है। पता नहीं मेरी कैसी जिंदगी हो गई है, जब देखो सबके सब मुझे उल्टा सीधा ही सुनाते रहते। कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरी सच्चाई पर यकीन ही नहीं करता। ये लोग तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। समय बीत जाता है। रात के 11:30 बज चुके थे। प्राची किचन के सारे बर्तन धोकर और पूरे किचन की सफाई करके बाहर आती है। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। चलो आखिरकार किचन साफ हो गया, अब जाकर थोड़ा सो जाती हूँ। प्राची अपने अंधेरे वाले कमरे में जाकर लेट जाती है। मच्छरों और गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद ध्रुव और काव्या वहां आते हैं। हे प्राची, उठ जल्दी, हम अपने कमरे में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। हमारा कमरा पूरा गंदा हो गया है, जाकर उसे साफ कर दे। भैया रात के 12 बज रहे हैं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं पक्का सुबह सबसे पहले उठकर आपका रूम साफ कर दूंगी, अभी मुझे सोने दीजिए। सुबह क्यों करेगी? हम कचरे में सोएंगे क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर हमारे कमरे साफ कर, नहीं तो मम्मी से तेरी शिकायत करूंगी। और भी पता है ना मम्मी तेरे साथ क्या करेंगी। प्राची जल्दी से उठती है और कमरा साफ करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद कमरा साफ करके वो सो जाती है। कुछ देर बाद शारदा देवी प्राची के कमरे में आती है और उस पर पानी डाल देती है। क्या हुआ मम्मी, आपने पानी क्यों डाला मुझ पर? शर्म नहीं आती तुझे? सुबह के 5 बज गए और तुम महारानी अभी तक खर्राटे मार रही। जा जल्दी से बाहर और घर का काम करना स्टार्ट कर। प्राची चुपचाप उठकर बाहर आ जाती है और घर के सारे काम करने में लग जाती है। सुबह हो जाती है। प्राची पोछा लगा रही थी, तभी उसे नींद आ जाती है और वो जमीन पर ही सो जाती है। तभी वहां ध्रुव और काव्या आते हैं। देख इसे काव्या, ये यहाँ सोकर काम चोरी कर रही है। रुक, अभी मम्मी को बुलाकर लाता हूँ। माँ, माँ, ओ माँ, बाबा यहाँ आइए। अच्छा, तो तू यहाँ ऐसे आराम फरमाएगी? काम छोड़कर सो रही है यहाँ पे? पापा वो मुझे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। शारदा देवी को गुस्सा आ जाता है और वो पोछा का गंदा पानी प्राची पर डाल देती है। ये ले, अब तेरी हर बीमारी दूर हो जाएगी। काम चोर कहीं की, दिन भर बस सोने का बहाना चाहिए इसे। प्राची दुखी होकर वहां से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। किचन में ध्रुव और काव्या फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खा रहे थे और एकदम चिल्ड पानी पी रहे थे। तभी प्राची किचन में आती है। काव्या मुझे बस 1 बोतल ठंडा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। अरे ओ महारानी, ये ठंडा पानी तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए वो बर्तनों के पास बाल्टी रखी है ना, उसमें पानी है, तू जाकर वहीं पानी पी। ठंडे पानी पीने की तेरी औकात नहीं है। और नहीं तो क्या, नौकरों को फ्रिज का पानी हजम नहीं होता। प्राची दुखी होकर एक बाल्टी में से पानी लेकर पी लेती है। ये तो एकदम उबल रहा है, इतना गर्म पानी तो मुझसे पिया भी नहीं जा रहा। प्राची पानी पीकर अपने कमरे में आ जाती है। लोग मुझे कितना टॉर्चर करते और मुझे ये लोग चैन से सोने भी नहीं देते। हे भगवान, मुझे बस एक बार चैन की नींद सोना है। कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। प्राची छत पर कपड़े लेने जाती है। तभी उसे 2 पड़ोसने विमला और कमला देख के बोलती हैं। अरे कमला, देख आ गई वो बच्चलन लड़की। पता नहीं अशोक जी ने इसे घर में क्यों रखा है, मैं होती तो धक्के मार कर निकाल देती।
और ये विमला जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही तो बच्चे बन जाते हैं, और ये बिल्कुल अपने माँ बाप पर गई है। अगर ये किसी के घर में जाएगी तो पूरा घर बर्बाद कर देगी। अरे अब इस लड़की से शादी कौन करेगा? आंटी जी आप लोग ऐसे मत बोलिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे जा जा हमें मत सिखा, तेरा सच पूरा मोहल्ला जानता है। प्राची बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात को प्राची अपने छोटे से कमरे में सो रही थी, तभी काव्या और ध्रुव कमरे के दरवाजे के पास स्पीकर बजाने लगते हैं। अरे इतनी रात को ये कौन गाना बजा रहा है? प्राची दरवाजा खोलती है। भैया काव्या प्लीज इसे बंद कर दो, बहुत थक गई हूँ और सुबह जल्दी उठकर काम भी करना, इसीलिए प्लीज मुझे सोने दीजिए। तेरी नींद से हमें क्या मतलब? हमारी पार्टी चल रही है और तू हमें डिस्टर्ब कर रही है। चल अंदर जा और कान में रुई डाल ले और सो जा। तू कुछ भी बोले लेकिन हम स्पीकर बंद नहीं करने वाले। प्राची कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। एक हल्की चैन की नींद नहीं लेने देते ये लोग। अगले दिन सुबह प्राची किचन में खाना बना रही थी। वो ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए वो बहुत धीमे धीमे खाना बना रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा हुआ था। अरे भूख से जान निकल रही है यहाँ पर, और ये महारानी अभी तक रोटी क्यों नहीं लाई? रुकिए मैं देखती हूँ इस कामचोर लड़की को। शारदा देवी गुस्से में किचन में जाती हैं। प्राची बहुत धीमे धीमे रोटियां बना रही थी। अच्छा तो अब तू जानबूझकर इतना धीरे धीरे खाना बनाएगी ताकि हम भूखे मरे? मम्मी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, हाथ नहीं चल रहे मेरे। मैं कई दिनों से ठीक से सोई नहीं हूँ, इसीलिए कमजोरी हो गई है। अभी देख मैं कैसे तेरी कमजोरी दूर करती हूँ। शारदा देवी प्राची का हाथ गर्म तवे पर रख देती है। प्राची का हाथ जल जाता है। अब बनेंगे तेरे से सारे काम एकदम जल्दी जल्दी। अब चल जल्दी जल्दी रोटियां सेक इन जले हुए हाथों से। जी मम्मी अभी रोटियां बना कर लाती हूँ। रात का समय हो जाता है। घर की लाइट चली गई थी। प्राची अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी काव्या और ध्रुव वहां आते हैं। ए उठ, बाहर लाइट चली गई और हमारा इन्वर्टर भी खराब हो गया है। गर्मी से हमारा बुरा हाल हो रहा है। चल जल्दी हमारे रूम में। पर मैं वहाँ क्या करूँगी? तू वहाँ हवा करेगी हमारी। अब चल जल्दी। दोनों प्राची को अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे हाथ वाले 2 बड़े बड़े देसी पंखे पकड़ा देते हैं। ध्रुव और काव्या आराम से बेड पर लेट जाते हैं। देख जब तक लाइट नहीं आती ये दोनों पंखे रुकने नहीं चाहिए। प्राची जले हुए हाथों से दोनों की हवा करने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। प्राची हवा करते करते सो गई थी। ए सोने की हिम्मत मत करना, जब तक लाइट नहीं आती ऐसे उल्लू की तरह जागकर हवा करती रहे। जी भैया कर रही हूँ। अगली सुबह हो जाती है। लाइट सुबह 6 बजे आती है। प्राची हवा करते करते थक गई थी। रात जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी अशोक जी और शारदा देवी उसे रोक देते हैं। ए कहाँ जा रही है मुंह उठाकर? पापा मैं रात भर जागी हूँ। ध्रुव भैया और काव्या को हवा कर रही थी। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे, बस थोड़ा आराम करने के लिए जा रही थी। चुप कर ड्रामा क्वीन, रात भर हवा ही तो की है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। जा जाकर नाश्ता बना हमारे लिए। ठीक है मम्मी। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन प्राची बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। भगवान मुझे यहाँ चैन की नींद भी नहीं आती। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं सुकून से एक रात सो पाऊंगी। तभी शारदा देवी और अशोक जी वहां आते हैं। ये क्या मरने की एक्टिंग कर रही है? कुछ नहीं हुआ है तुझे तो बिल्कुल ठीक है। मम्मी सच में मेरी तबीयत खराब है। ये सब नौटंकी हमारे सामने मत कर। तबीयत खराब है तो काम कर, काम करने से तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है जा रही हूँ करने के लिए। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय हो गया था। काव्या बहुत ज्यादा परेशान सोफे पर बैठी हुई थी। ओफो ये मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ध्रुव भैया जाओ ना मेडिकल से मेरे लिए सिर दर्द की गोली ले आओ। अरे पागल हो गई है क्या? बाहर 45 डिग्री की धूप है, मैं एसी को छोड़कर बाहर नहीं जाने वाला। अरे मेरे बच्चों तुम दोनों इस गर्मी में क्यों जाओगे? घर की वो फ्री की नौकरानी किस दिन काम आएगी? प्राची, ओ प्राची जल्दी यहाँ। प्राची वहां आती है। जा ये पैसे पकड़ो और मेडिकल स्टोर से काव्या के लिए सिरदर्द की गोली लेकर आओ, और सुन पैदल जाना। प्राची पैदल ही मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है। वहां पहले से ही एक लड़का आरव बहुत सारी दवाइयां खरीद रहा होता है। अरे भैया मेरे पास कैश कम पड़ गया है और मेरा अकाउंट बंद है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अरे साहब पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ये दवाइयां मैं वापस रख लेता हूँ, जब पैसे आ जाएं तब ले जाना। अरे नहीं भैया ये दवाइयां बहुत अर्जेंट है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कैश लेकर आता हूँ। प्राचीन ने ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे। भैया ये इनके पैसे मेरी तरफ से रख लीजिए और मुझे एक सिरदर्द की गोली दे दीजिए। अरे थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बड़ी मदद की है मेरी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। प्राची मेडिकल से मेडिसिन लेकर वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंचती है।
आ गई महारानी, ला बाकी के बचे हुए पैसे मुझे दे। मम्मी वो मेरे पास पैसे नहीं है, वो मैंने एक लड़के को दे दिए। क्या बक रही है? कौन सा लड़का और क्यों दे दिए? वो मेडिकल स्टोर पर एक लड़का बहुत परेशान खड़ा था, उसका पेमेंट नहीं हो रहा था और उसे अर्जेंट दवाई चाहिए थी, तो मैंने बस उसकी हेल्प कर दी। ये सुनकर शारदा देवी प्राची को एक थप्पड़ मार देती है। बेशरम कलंकिनी कहीं की, यहाँ हम तेरे नखरे उठाए और तुम्हारे पैसों से बाहर नए नए आशिक बना रही है। मुझे पता था तेरे खून में ही गंदगी है। मम्मी प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने सिर्फ उसकी हेल्प की थी, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। अब जा दफा हो जा अपने उस अंधेरे कमरे में, आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। प्राची रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आरव अपने ऑफिस में बैठा हुआ प्राची के बारे में ही सोच रहा था। वो लड़की कपड़ों और पुरानी चप्पलों से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही गरीब घर से है। धूप में पैदल चलकर आई थी, फिर भी उसने बिना सोचे मेरी हेल्प कर दी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, मुझे उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। अगले दिन आरव मेडिकल वाले से प्राची के घर का एड्रेस पता करता है और फिर एक गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचता है। पता नहीं उस लड़की को यह गिफ्ट पसंद आएगा भी या नहीं। आरव देखता है कि घर का दरवाजा बंद है, तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जो कि खुली हुई थी। आरव खिड़की के अंदर झांकता है। ये क्या गटर का पानी बनाकर लाई है तू? तेरे से ढंग से एक काम नहीं होता। मम्मी मैंने अच्छे से बनाया था। अरे चुप कर, जुबान लड़ाती है। तुझसे ठंडा जूस बनाने को बोला था, यह इतना गर्म क्यों है? क्या इसमें बर्फ नहीं डाल सकती थी तू? इस गरम जूस को तू ही पी जा और दफा हो जा हमारी आंखों के सामने से, मनहूस कहीं की। प्राची रोते हुए वहां से चली जाती है। बाहर खिड़की के पास खड़ा आरव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ओह माय गॉड, ये लोग तो अपनी बेटी को किसी नौकर से भी बदतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आरव हिम्मत करके मेन गेट की डोरबेल बजाता है। काव्या दरवाजा खोलती है। हाय, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हाय, मुझे उस लड़की से मिलना है जो 2 दिन पहले मेडिकल स्टोर पर गई थी। मुझे उसे ये गिफ्ट देना है, उसने मेरी हेल्प की थी। अच्छा, आप उस प्राची की बात कर रहे हैं? वो इस घर की कोई बेटी नहीं है, वो तो बस हमारे घर की एक नौकरानी है जिसे मेरे मम्मी पापा ने तरस खाकर रखा हुआ है। नौकरानी? लेकिन वो तो... देखिए, वो इस घर में किसी से नहीं मिलती और ना ही उससे कोई मिलने यहाँ आता है। आप प्लीज ये गिफ्ट लेकर यहाँ से जा सकते हैं। काव्या ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। आरव वहां से चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। आरव घर के बेडरूम में सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा, उस लड़के के माता पिता उसे इतना क्यों डांट रहे थे और उसकी बहन ने उसे नौकरानी क्यों बोला? जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। आरव अपने सेक्रेटरी अरुण को फोन लगाता है। अरुण, मैंने तुम्हें जो एड्रेस भेजा था ना, मुझे उस घर में रहने वाली प्राची नाम की लड़की की पूरी हिस्ट्री चाहिए। मुझे सब कुछ पता करके दो उसके बारे में। अगले दिन आरव अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका सेक्रेटरी अरुण वहां आता है। सर, मैंने उस लड़की के बारे में पता कर लिया है, लेकिन जो बात उसके बारे में पता चली है वो कुछ अच्छी नहीं है। क्या मतलब? क्या पता चला तुम्हें? सर, मैंने उनके मोहल्ले में गया था। लोग उस प्राची के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो लड़की एकदम बदचलन और आवारा है। कोई भी पड़ोसी सीधे मुंह उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। व्हाट? बदचलन? अरुण, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की इतने प्यार से दूसरों की मदद करती है, वो ऐसी हो ही नहीं सकती। मुझे इन मोहल्ले वालों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अगले दिन सुबह प्राची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो हिम्मत करके हॉल में आती है जहां अशोक जी और शारदा देवी चाय पी रहे थे। पापा, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, प्लीज मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने दीजिए, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। लो सुन लो इनकी बात, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर पैसे उड़ाने हैं इसे। तो ले कान खोल कर, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास तू नहीं जाएगी। इतना पैसा हम तेरे ऊपर नहीं उड़ाने वाले। चुपचाप सरकारी हॉस्पिटल जाओ और घर आ जाना चेक करवा के। जी पापा, मैं सरकारी अस्पताल जा रही हूँ। प्राची गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां आरव भी किसी काम से आया हुआ था। वो प्राची को देख लेता है। अरे तुम यहाँ? उस दिन के बाद मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे रुको तो, उस दिन तुमने मेडिकल स्टोर पर मेरी हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वैसे तुम्हारा घर तो अच्छा खासा है, तुम लोग अमीर हो, फिर तुम इस सरकारी हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और उस दिन तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हें इतना क्यों डांट रहे थे? वो लोग अच्छे नहीं हैं और वैसे भी वो मेरे माता पिता नहीं हैं। अब प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्राची आरव को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले दिन प्राची घर के बाहर अकेली बैठी हुई थी। आज बुखार की वजह से मुझसे बर्तन थोड़े गंदे रह गए तो इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल कर इस धूप में बिठा दिया। बहुत परेशान हो गई हूँ इस जिंदगी से। अब
तभी आरव अपनी कार से वहां से गुजरता है और वो प्राची को देख लेता है। आरव तुरंत कार रोककर प्राची के पास आता है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इतनी धूप में यहाँ बाहर क्यों बैठी हो तुम? बैठी हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरे मामा मामी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे छोटी सी गलती पर घर से बाहर निकाल देते, मुझे उस मच्छर वाले कमरे में बंद रखते हैं। प्राची और बोलने ही वाली थी कि तभी उसे अशोक जी, शारदा देवी आते हुए दिखाई देते हैं। हे भगवान, मामा मामी आ रहे, तुम जाओ यहाँ से। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो और ज्यादा गालियां सुनाएंगे। मुझे प्लीज जाओ यहाँ से। प्राची आरव को वहां से भगा देती है। शाम का समय हो जाता है। आरव अपने घर के हॉल में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और आरव ने सभी को प्राची के बारे में बता दिया था। हाय राम, कोई अपनी ही भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आरव, हमें उस बेचारी लड़की की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प नहीं माँ, मैं उस लड़के से शादी करूंगा। मैंने उसे देखा है, वो सच में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। भैया, आर यू क्रेजी? आप मत कीजिए ऐसे किसी आवारा लड़की से शादी। पता नहीं वो कैसी होगी। आपने खुद कहा कि लोग उसके बारे में कितना गंदा बोल रहे हैं। तू चुप कर सिमरन, तू अभी छोटी है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं है। जब तेरे साथ ये सब होता और लोग तुझे गालियां देते तो तुझे क्या बुरा नहीं लगता? उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और वैसे भी माँ, आप लोग कह ही रहे थे ना कि मेरी जल्दी शादी करवानी है, तो बस अब मेरी शादी प्राची से ही होगी। आरव सही कह रहा है। अगर लड़की अच्छी है तो हमें उसके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो। अगले दिन आरव अपने परिवार के साथ प्राची के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। देखिए अशोक जी, हमें आपकी भांजी प्राची बहुत पसंद है। हम लोग ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। प्राची हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। अरे राजेश जी, हमें कोई टेंशन नहीं है कि प्राची सुखी रहे या दुखी। हम तो बस इसकी शादी करना चाहते थे। वैसे भी इस बच्चलन की शादी हो नहीं रही थी। और कुछ दिनों में प्राची और आरव की शादी हो जाती है। प्राची आरव के घर पहुंचती है। घर बहुत आलीशान था। अरे इसके तो भाग्य ही खुल गए। सुना था बहुत ही गरीब और बेकार परिवार से आई और यहाँ देखो एकदम आलीशान घर मिला है इसे। अनीता जी प्राची का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाती हैं। जाओ बहू, तुम ना जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब बैठकर आराम से बातें करते हैं। वो बाथरूम किस तरफ है? सिमरन प्राची को बाथरूम तक ले जाती है। प्राची जैसे ही अंदर जाती है तो वो हैरान रह जाती है। बाथरूम बहुत बड़ा और लग्जरी था। प्राची खुश होकर नहाकर बाहर आती है। अरे वाह, बाथरूम में तो ठंडा पानी आ रहा था। सच में नहाकर मजा आ गया। प्राची तैयार होकर हॉल में आती है। तभी घर के नौकर उसके सामने आइसक्रीम और जूस रख देते हैं। अरे खा ले बेटा, ये सब तेरे लिए ही है। अनीता जी खुद अपने हाथों से प्राची को आइसक्रीम खिलाती हैं और जूस पिलाती हैं। अब ये तेरा घर है प्राची। हमें पता है कि तेरे मायके में तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, लेकिन अब तू फिक्र मत कर। तू यहाँ आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, मैं भी आपको अब पसंद करने लगी हूँ। पहले मुझे लगा था आप कोई बेकार लड़की होगी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी और स्वीट लग रही हो। हमारी बीच पक्का बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये लोग पक्का दिखावा कर रहे हैं। ये लोग इतने अच्छे थोड़ी हो सकते हैं। रात का समय हो जाता है। आरव प्राची को अपने बेडरूम में लेकर जाता है। कमरा बहुत बड़ा और अच्छा था। कमरे में बहुत बड़ा एसी भी लगा हुआ था। प्राची, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ भूलकर आराम से सो जाओ। गुड नाइट। आरव सो जाता है, लेकिन प्राची को नींद नहीं आ रही थी। नहीं, ये लोग पक्का बुरे हैं। ये लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा करने वाले। ये लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। ये अच्छे थोड़ी हैं। तभी तो इन लोगों ने मेरे बारे में मोहल्ले में कुछ पता ही नहीं किया और इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। प्राची इसी तरह सोचती रहती है। अगली सुबह 6 बजे प्राची उठकर जल्दी से हॉल में आती है। हॉल में अनीता जी पहले से बैठी हुई थी। अरे बहू, तो इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अभी तो 6 ही बजे हैं। अरे वो माँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं अभी जाकर पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में नौकर चाकर है, वो सब कर लेंगे। तू जाकर आराम कर, जब मन करे तब उठना। जी माँ जी। प्राची वापस अपने कमरे में आ जाती है। ये लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। कोई सास अपनी बहू को सुबह 6 बजे काम करने से कैसे रोक सकती है? पक्का ये मुझे बाद में बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेंगे। समय बीत जाता है। सुबह 9 बज रहे थे। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था। तभी प्राची वहां आती है। आ गई हमारी बहू। आओ बेटा, और हमारे साथ नाश्ता करो। प्राची नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। भाभी, ये आपके लिए छोटा सा वेलकम गिफ्ट है। मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा नेकलेस लिया है, खोलकर देखो ना। थैंक यू सिमरन। ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है कि इतना अच्छा कोई क्यों कर रहा है मेरे साथ।
कहीं इन लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरा क्या होगा। मामा मामी जैसा ये लोग भी मुझसे नफरत करेंगे। रात का समय हो जाता है। प्राची अपने रूम में थी, तभी आरव वहां आता है। प्राची जल्दी चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। बाहर घूमने? इतनी रात को कहाँ? अरे हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्राची जल्दी से एक साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अरे प्राची, हम किसी शादी में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। अब जाओ, कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ। आरव जी, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तू सिमरन के पास जाओ, उसके पास ड्रेसेस का पूरा खजाना है, वो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दे देगी। प्राची सिमरन के कमरे में जाती है। सिमरन खुशी से प्राची को अच्छे से तैयार कर देती है। फिर प्राची आरव के साथ पहली बार पार्टी में जाती है और खूब एंजॉय करती है। कुछ समय बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। आज मैंने कितना एंजॉय किया। आरव ने मुझे सबके सामने कितनी इज्जत दी, सिमरन ने मुझे अपनी इतनी महंगी ड्रेस दे दी। मेरे ससुराल वाले अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन मेरा ये डर क्यों नहीं जा रहा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग बहुत बुरे हैं। अगली सुबह प्राची अपने कमरे में सो रही थी, तभी अनीता जी हाथ में एक पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर वहां आती हैं। नहीं नहीं नहीं। प्राची को वो दिन याद आ जाते हैं जब शारदा देवी सुबह सुबह उसके मुंह पर गंदा पानी फेंककर उसे उठाती थी। नहीं माँ जी, प्लीज मुझ पर पानी मत फेंकना, मैं उठ रही हूँ, मैं अभी जाकर सारा काम कर देती हूँ। अरे अरे प्राची, शांत हो जा बेटा, मैं ये पानी तुझ पर फेंकने थोड़े आई हूँ, पागल है क्या तू? फिर आप ये बाल्टी लेकर क्यों आई है? अरे मेरी बच्ची, आज वो नौकर छुट्टी पर है ना, तो मैं बालकनी के पौधों में पानी डालने के लिए बाल्टी लेकर आई थी। सॉरी माँ जी, मैंने कुछ और ही सोच लिया था। मुझे सब पता चल रहा है प्राची कि तेरे मायके वालों ने तेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन तू ये मत सोच कि तेरे साथ ये सब यहाँ फिर से होगा। अब सब कुछ ठीक हो गया, तू टेंशन मत ले और आराम से सो जा। दोपहर का समय हो जाता है। घर में लाइट नहीं थी। प्राची अपने कमरे में लेटी हुई थी। आरव, तूने अभी तक जनरेटर नहीं लगवाया। मैं कई दिनों से तेरे पीछे पड़ी हूँ कि एक बड़ा जनरेटर या इन्वर्टर लगवा ले। देख अंदर बहू गर्मी से कैसे परेशान हो रही है। हाँ, मैं लगवा देता हूँ माँ, जल्द से जल्द। प्राची ये सब सुन रही थी। कहीं ये लोग जानबूझकर मेरे सामने दिखावा तो नहीं कर रहे ताकि मैं इन्हें बहुत अच्छा मानने लगूं। मुझे पक्का यकीन है ये लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ समय बीत जाता है। अनीता जी एक फोटो फ्रेम को देखकर रो रही थी, तभी प्राची उन्हें देख लेती है। वो धीमे से उनके पास जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? आप ऐसे तस्वीर देखकर क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी निशा की तस्वीर है। मैंने उसे बहुत नाजों से पाला था, वो सच में बहुत अच्छी बच्ची थी। मैंने बड़े अरमानों से एक अमीर घर में उसकी शादी की थी, लेकिन उस घर ने मेरी बच्ची को खा लिया। खा लिया मतलब? वो लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और उसे टॉर्चर करते थे। मेरी बेटी ने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। उसे लगा कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो ये सब झेल नहीं पाई प्राची, और एक दिन उसने सुसाइड कर ली। हे भगवान, इन जालिम लोगों को पता नहीं कब समझ आएगा कि जो बहू घर में आती है वो भी तो किसी के घर की बेटी होती है। बेटी, इसीलिए तो मैं तुझे कभी कोई काम नहीं करने देती और तुझे ना ही कभी परेशान करूंगी। तू भी तो किसी के घर की बच्ची है। मैं अपनी निशा को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं और किसी लड़की के साथ वैसा कुछ नहीं होने दूंगी जो मेरी बेटी के साथ हुआ। ये सब सुनकर प्राची हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आप लोगों के बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे लगता था कि आप लोग बुरे हैं, लेकिन मैं सच में बहुत गलत थी। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो गया है। प्राची अनीता जी को गले लगा लेती है। रात को प्राची खुद सबके लिए खाना बनाती है और सबके साथ बैठकर खाना खाती है। वाह प्राची बेटा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। थैंक यू पापा जी। प्राची खुश होकर सबके साथ बैठकर खाना खाती है। कुछ समय बाद आरव और प्राची छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। प्राची, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या थी? मेरे असली माता पिता ने लव मैरिज की थी। उन्होंने साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें उन्हें बहुत लॉस हो गया और उन पर बहुत कर्जा हो गया। वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों ने एक साथ सुसाइड कर ली। ओह माय गॉड। तब मैं बहुत छोटी थी। अशोक मामा जी मुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो मुझे अपने घर ले आए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मामा मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे, लेकिन फिर एक दिन मेरी एक सहेली की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। प्राची आरव को सब कुछ बता देती है। तुम फिक्र मत करो प्राची, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। कल हमारे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है और उस पार्टी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले दिन आरव के घर में हाउस वार्मिंग पार्टी थी।
अशोक जी, शारदा देवी वहां आए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि प्राची बहुत खुश होकर अपने रूम में रेडी हो रही है। वारी महारानी, मायके में हमारे टुकड़ों पर पल रही थी और यहाँ एसी में बैठकर महारानियों वाली फील ले रही है। अरे ये तो शुरू से ही ऐसी है, इसे तो बस अमीर लड़के फंसाने आते हैं। अशोक जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। प्राची अब हमारे घर की बहू है, आप उस पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते। अरे अनीता जी, आप नहीं जानती इस लड़की को एक नंबर की बच्चलन है। ये तो अपने उस आशिक के साथ भागने वाली थी। तभी आरव वहां आता है और उसके साथ एक लड़का और एक लड़की थी। अरे यही तो वो लड़का है और ये रिया है, प्राची की सहेली। इसी राहुल के साथ तो प्राची भागने वाली थी। मामा जी, मामी जी, आप लोग जो सालों से सोच रहे हैं सच वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी और आज आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। कुछ साल पहले प्राची अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। उसकी सहेली दिया उसे छत पर ले जाती है। देख प्राची, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ यहाँ से भाग रही हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। तू बस मुझे आज सपोर्ट करना प्लीज। पागल हो गई है क्या तू रिया? मैं ऐसे काम में तेरा साथ नहीं दे सकती। मामा जी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। तभी रिया का बॉयफ्रेंड राहुल बैग लेकर वहां आ जाता है। रिया उसके साथ जाने ही वाली थी कि तभी रिया के घर वाले छत पर आने लगते हैं। रिया, तुम्हारे घर वाले आ गए हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राहुल बैग छोड़कर वहां से भाग जाता है। अरे तू यहाँ छत पर क्या कर रही है और अभी यहाँ से कौन भागा है? पापा, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। वो तो प्राची अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ यहाँ से भाग रही थी। देखिए उसका बैग भी रखा है। वो तो राहुल आप लोगों की आवाज सुनकर भाग गया। मैं तो प्राची को समझा रही थी कि वो ऐसा कुछ ना करे। तभी अशोक जी वहां आ जाते हैं। क्या प्राची, तू भाग रही थी? मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा विश्वास किया था और तू मेरे साथ विश्वासघात करने वाली थी। नहीं मामा जी, रिया झूठ बोल रही है। भागने का प्लान इसका था। चुप कर झूठी, तो बिल्कुल अपने मरे हुए माता पिता जैसी ही निकली। खून का असर तो खून का ही होता है ना। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। अशोक जी प्राची को वहां से ले जाते हैं। अंकल जी, प्राची बिल्कुल सच कह रही है। भागने का प्लान मेरा था, प्राची का नहीं। मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने प्राची को फंसा दिया। मैं इतने सालों से आपको झूठ बोल रही थी कि मैं विदेश में जॉब कर रही हूँ, जबकि असल में मैं राहुल के साथ रह रही थी। हाँ अंकल, प्राची एकदम बेगुनाह थी। ये सब सुनकर अशोक जी और शारदा देवी जोर जोर से रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधा हो गया था। मैंने बिना सच जाने तुझे उस नरक में धकेल दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। हम तो तेरे गुनाहगार है प्राची, हमें सजा दे दे बेटा। मामा जी, आपने मुझे बचपन से पाला था, मैंने आपको माफ किया। लेकिन वो गर्मी, वो मच्छर और वो रातें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब वो रातें कभी वापस नहीं आएंगी प्राची। कुछ दिनों बाद सुबह का समय था। प्राची अपने आलीशान बेडरूम में सो रही थी। तभी एक नौकर से कुछ बर्तन गिर जाते हैं और तेज आवाज होती है। ए, आराम से काम नहीं कर सकता था क्या? मेरी बहू अंदर चैन से सो रही है, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। प्राची आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसे वो हर सुख और केयर मिल रहा था अपने ससुराल में, जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ सबसे ज्यादा गलत कौन था? प्राची के मामा मामी या फिर प्राची की सहेली? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।